Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to explore and review a new course designed by IGNOU, that is BSCG. वैसे इस कोर्स को जुलाई 2019 में लॉन्च किया था IGNOU ने, लेकिन अब हम जो आपके जुलाई 2022 में जो ये स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, वो स्टूडेंट एडमिशन लें या फिर नहीं लें, इनके बारे में आज हम डिटेल टू मतलब एक किस तरीके से आप एडमिशन टू डिग्री किस टाइप से आपको ये पूरा कोर्स करना है, इसके बारे में हम कंटिन्यू आपके लिए यहाँ से वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप लेक्चर से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, हम आपके कॉन्टैक्ट में अवश्य ही रहेंगे। तो बात सिंपल इतनी सी है, IGNOU ने जुलाई 2019 में ये कोर्स स्टार्ट किया था। कब किया था? जुलाई 2019 में ये कोर्स स्टार्ट किया था। अगर किसी को नहीं पता है तो अब ये तो है नहीं कि भाई ये जो जुलाई 2019 में स्टार्ट किया गया था तो ये कोर्स ये यूपीएससी का एग्ज़ाम में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये आपसे 3 साल पुराना कोर्स है। 2019 कोर्स में 19 में ये कोर्स डिज़ाइन किया गया था IGNOU के द्वारा। पहली चीज़ आपका बिल्कुल मतलब होना चाहिए कि इसमें एडमिशन लें या फिर नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी चीज़ें हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना और मॉडर्न ज़माने के आप लोग हो, बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी मॉडर्न हूँ, आप भी मॉडर्न हो, और दुनिया का हर बच्चा आजकल मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि BSc को पढ़ने वाला मॉडर्न है या फिर इसको नहीं पढ़ने वाला मॉडर्न है। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण हमें रेगुलर से बियॉन्ड जाकर डिस्टेंस लर्निंग को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो इसीलिए IGNOU क्यों इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव करने में लगा पड़ा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी ने अपने बीच की टर्मिनोलॉजी में ही ओपन डाल दिया हो, तो इसका मतलब क्या, उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा मतलब कि स्टूडेंट को वही चीज़ें जो रेगुलर में मिल पाती हैं, वही चीज़ें उसको ओपन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में भी मिल सकें। यही IGNOU का एक पर्पज़ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग IGNOU को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, भाई IGNOU ऐसा है, इसका कोर्स ये होता है, ये नहीं होता, तो वो लोग बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। उन पर आप बिलीव नहीं करें, ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर कि भाई ये जो IGNOU का BSCG कोर्स है, ये रियली में ही, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जुलाई 2019 से पहले आपके जो BA हुआ करते थे, BCom हुआ करता था और BSc हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो G लगा है ना, इसका सिंपल मतलब है ये जनरल कोर्स है। कैसा कोर्स है ये? जनरल। और जनरल कोर्स तो आप जानते होंगे, 2 कोर्स हमारे पास होते हैं, एक जनरल होता है और दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? हाँ, ऑनर्स कोर्स होता है ना, बिल्कुल। एक जनरल कोर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? ऑनर्स कोर्स होता है। लेकिन जो IGNOU का ये जनरल कोर्स है बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये कोर्स आपका किसके बेस पर है? CBCS। आपको पता होगा CBCS, आजकल जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सभी में ये आपका पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। इस पैटर्न का मेन मकसद क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब ये क्रेडिट सिस्टम आपने अगर चूज भी किया होगा और आपको स्टडी मटेरियल रिसीव भी हो गया होगा, तो ये बात बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको बुकलेट में मिला होगा कि ये जनरल कोर्स है और जिस जनरल कोर्स में आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, ये आपको जितने भी आपके कोर्स कोड होते हैं, इसमें कोर्स कोड होते हैं, कोर्स कोड में एक कोर्स कोड के लिए एक, चाहे वो थियोरेटिकल वाला हो या फिर लेबोरेटरी वाला हो, उसके 2 क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं, 2 दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी CBCS ये क्रेडिट सिस्टम होता है। अगर मान के चलो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, आपने BSc की है और आपने ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को यहाँ पर BSc करनी है IGNOU से, और आपने कोर्स आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका? सब्जेक्ट का। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप इंटेलिजेंट हैं जूलॉजी के अंदर, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? इन दोनों सब्जेक्ट में, बिल्कुल है ना। लेकिन हम तो नहीं करते, हम तो अपनी पकड़ किस पे बनाएंगे? जूलॉजी पर बनाएंगे। और आप चाह भी रहे हैं कि मेरे को इन फ्यूचर आगे जूलॉजी में कोई ऐसी रिसर्च करनी, कोई मेरे को एक ऐसा एडवांस काम करना है जो
अपने समाज के लिए या फिर आप कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें, तो जाहिर सी बात किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही आप ज़्यादा फोकस करोगे। ये तो आपके लिए क्या है, एक हेल्पिंग वर्क के रूप में काम करेंगे। बाकी आपका सेंटेंस तो कंप्लीटली फोकस किसके ऊपर रहेगा, जूलॉजी के ऊपर रहेगा। अब होता क्या है, जूलॉजी में आपने बेटर मार्क्स ऑब्टेन कर लिए ना, तो यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम जो होता है बॉटनी केमिस्ट्री का, वो भी इनमें भी तो क्रेडिट सिस्टम होगा। मान के चलो आपके पास क्रेडिट, यहाँ पे 2 क्रेडिट, यहाँ पे भी 2 क्रेडिट और यहाँ पे भी 2 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट आपने ऑब्टेन कर लिए, इनमें एक क्रेडिट आया, तो इनका जो क्रेडिट स्कोर है वो आप अपने इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपकी ये जो जनरल डिग्री है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेजर में। और मेजर होता है इग्नू का, वो ऑनर्स के समान होता है। मान रहे हो बात को? बिल्कुल। तो ये होता है आपका मेजर से जनरल कैसे बनना आपको। इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, उसमें आप बेटर स्कोर कर पाते हैं, तो रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके क्रेडिट सिस्टम ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आपके फेवरेट या फिर जिसको आपकी चॉइस होती है उस सब्जेक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। अब इतनी सभी बातें बता दी मैंने। पहला पॉइंट तो हमारा यही क्लियर नहीं हुआ है कि एडमिशन लें या फिर नहीं लें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज होता है कि लोगों के मन में एक सोच होती है, और मेरा जहाँ तक एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कई लोग तो इग्नू के अंदर ये सोचकर खाली एडमिशन ले लेते हैं कि यार पड़ी रहेगी डिग्री तो है यार, बीएससी एक साइड पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है, कहीं जॉब वैकेंसी निकलेगी लगा देंगे वहाँ पर, इतना ही मतलब होता है ना। और 90% लोग यही सोचते हैं, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसी चीज़ को यहाँ पर मानता भी है भाई। इसमें बुराई क्या है, जो है वो है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं इसमें, तो पहली बात तो ये मत सोचें कि मान के चलो किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है या फिर रेगुलर स्टूडेंट है, उससे आपकी कंपेयरिंग की जाएगी तो आपका लेवल कम पड़ रहा है यहाँ पर। इस चीज़ को बहुत बड़ी मिथ है, और बहुत ही समाज के अंदर इस चीज़ को ये कहा जाता है कि भाई ये तो ओपन यूनिवर्सिटी से है, ये पढ़ाई नहीं करता होगा, ये तो ऐसे ही चलता होगा, स्कूल जाता नहीं, कॉलेज जाता नहीं है, क्लासेज अटेंड नहीं करता। तो इसमें प्रॉब्लम किसकी है, उन कहने वाले लोगों की, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और मेरे को जहाँ से बीइंग एस्पिरेंट ऑफ DU, मैं आपको बता रहा हूँ, DU के जितने भी आपके स्टडी सेंटर हैं, चाहे आपका स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे आपका जाकिर हुसैन कॉलेज हो या फिर सत्यवती कॉलेज हो, जितने भी दिल्ली के अंदर इग्नू ने जो ओल्ड कैंपस थे DU के, उन्हीं में अपने स्टडी सेंटर यहाँ पर अलॉट कर रखे हैं, पता होगा। और दिल्ली NCR के जो भी यहाँ पे आसपास के स्टूडेंट होंगे उनको भली भांति पता होगा कि ये स्टडी सेंटर DU के ही होते हैं, ओल्ड कैंपस वाले होते हैं ना। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टर से, जो डायरेक्टर थे 0729, ये स्वामी श्रद्धानंद का है, तो वहाँ पर जब वो इंडक्शन मीटिंग होती है, क्योंकि एडमिशन टाइम के बाद इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, आपके मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद में वहाँ पर आप इंडक्शन मीटिंग के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर्स जो आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं या फिर क्लासेज अटेंड करते हैं, और जो भी डायरेक्टर होते हैं जिनके हैंड ओवर इग्नू ने वो चीज़ें कर रखी हैं, वो एक मीटिंग के द्वारा बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं, बच्चों को ये समझाते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर इंडक्शन मीटिंग के दौरान बताई जाती हैं। तो वहाँ पर वो जो डायरेक्टर बोल रहे थे ना, वो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का मतलब UPSC में सिलेक्शन हुआ है, तो वो इग्नू के सिलेबस को पढ़ती थी। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इग्नू के सोशियोलॉजी के नोट्स या फिर जिस किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस और जिस फोकस के साथ, जिस एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स ने यहाँ पर इग्नू के कोर्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया है ना, वास्तव में एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको वो फीलिंग आएगी। शायद दूसरी यूनिवर्सिटी से उस कोर्स कोड को कंपेयर करके देखिए और उसको कंपेयर करके देखिए, बहुत हार्ड होता है। बस कोई पढ़ने वाला बंदा चाहिए। लोगों को लगता है कि भाई ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, क्या होगी, कुछ नहीं, ओपन ही तो यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इग्नू इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका, इग्नू का है। तो ऐसे ही थोड़ी ना बन गई वो। और ऐसा भी नहीं है कि सभी पास होते चले जाते हैं। इग्नू हर साल 5 लाख विद्यार्थियों को फेल करती है। अगर उसको पास ही करने होते, सभी को सर्टिफिकेट बांटने होते, तो जाहिर सी बात है उनको फेल ही क्यों करती, वो सभी को पास करती। मान रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है इग्नू से लड़ना कि भाई आपको ये बिल्कुल
हलवा समझ लें तो हलवा तो बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ये समझ लें कि एडमिशन इसमें लेना है तो लेना है। अगर आपका मन नहीं है, अगर आपका ओपन से ही करने का मन है, बट ये बात बिल्कुल बीच में मत लाइएगा कि हम एक ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको रेगुलर ही रहना है। क्योंकि दुनिया की कोई, ना तो यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है और ना ही इन फ्यूचर कोई डालने वाली है कि कोई ओपन वाला बंदा या फिर रेगुलर वाले बंदे को कंपेयर करके उसको वो जॉब प्रोवाइड करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। और दुनिया की तो बातें नहीं करते हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारी वीडियो देखी जाती है। तो इंडिया के अंदर हम बातें करते हैं, तो इंडिया के अंदर चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर ओपन यूनिवर्सिटी हो, सभी की वैल्यू एक ही होती है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि इग्नू की डिग्री को साइड में रख के डीयू या फिर जेएनयू या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी डिग्री को यहाँ पर प्रेफरेंस देती है। हाँ, एक घड़ी लग सकता है कि प्राइवेट जॉब में उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है कि भाई वो आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वो उनका एक पर्सनल फंडा है, उनकी पर्सनल राय है उस चीज़ के बियॉन्ड। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में सभी इक्वल होती हैं। एक ऐसा पॉइंट नहीं होता कि आप वहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पे लोअर कैटेगरी अंदर डाल सकें। तो इग्नू में एडमिशन लेना है तो बस लेना है, आपको बिल्कुल क्लियर बात आती है। ठीक है, आपको कंटिन्यू जो आप रेगुलर स्टडी करने जाते हैं आपके लिए तो बेटर है। जो टाइम आप वेस्ट वहाँ पे करते हो, क्योंकि मैंने आप देखिए अपने आसपास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, उनमें स्टूडेंट क्या करते हैं, कितने घंटे पढ़ते होंगे वो। सोच के चलो, एज्यूम करके चलो कितने घंटे पढ़ते होंगे वो। हर तरफ आवारागर्दी समझ रहे हैं ना, हर टाइप की गैंग में शामिल, चाहे वो लव अफेयर्स हों या फिर कुछ भी अफेयर हों। क्योंकि एक चीज़ सिंपल कहना चाहता हूँ, आजकल 90% जो स्टूडेंट का जो कैरियर डिकम्पोज हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की वजह से हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई गर्ल देख रही है इस वीडियो को, तो ऐसा समझ नहीं है कि भाई महिला आयोग में मेरी रिपोर्ट कर दे कि ये तो महिला के अगेंस्ट ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्ल्स होती हैं कुछ। अब इस चीज़ को नेगेटिव में मत लेकर चलना। इतना ही कहना चाहूँगा भाई, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, ध्यान से सुनना, अगर आपको लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी है तो जाहिर सी बात है, आज आपने एटिंग सेटिंग कुछ भी कर लिया, आपने कुछ भी किसी के साथ अफेयर रचा लिया, कितने साल तक चलेगा वो? 1 साल 2 साल, जब तक उसकी मैरिज हो रही है तब तक इतने साल तक चलेगा ना। उसके बाद क्या होगा? लड़की खुर, आप वहीं के वहीं, ऐसा ही होगा ना। तो आपके जो फ्रेंड हैं, जो आपके पैरेलली पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर वो इंटेलिजेंट हैं और आप उनके इक्वल थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से बहुत ही अपर लेवल तक जा चुके हैं। तो इतनी बात कहना चाहूँगा, कोई 5 साल बाद आपको ये नहीं पूछेगा आपका फ्रेंड कि भाई वो लड़की कहाँ पे, वो मतलब तेरी जीएफ कहाँ पे। आपका स्टेटस देखा जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, क्या ये आपने इम्प्रूवमेंट किया है लाइफ में, कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। तो घुमा फिरा के एक ही बात कहना चाहूँगा, घुमा फिरा नहीं रहा मैं, डायरेक्टली सिंपल वे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गए ना? तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप समझें। जनरली क्या होता है, इग्नू में तो एडमिशन ले लिया आपने, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं आप, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये पता रहता है कि मार्च में आपके एग्ज़ाम हुए या फिर जुलाई में आपके एग्ज़ाम हुए, तो आप स्टडी करना स्टार्ट कब करोगे? मई में करोगे। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको कुछ भी ले दे के कुछ भी हो जाएगा, नहीं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में या फिर छुपा रुस्तम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीगली ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही है बात? तो एडमिशन आपको लेना है तो लेना है। किस कोर्स में लेना है? BSCG जुलाई 2020 में लेना भाई, बिल्कुल क्लियर। जिन लोगों ने यहाँ पर सोच बना रखी है कि ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है, उन लोगों को आपको साइड में रखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसी में उलझे रहोगे तो आपका 50% टाइम उनकी थिंकिंग के
इर्द गिर्द ही चलता रहेगा, यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। वैसे मेरे पास असाधारण शब्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर ये समझना पड़ेगा कि ये कोर्स बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें किसी भी टाइप की आपको कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मान के चलो मेरी एक मैरिड बंदा हूँ, वैसे है नहीं जनरली, है ना, रियली मैं हूँ नहीं मैं, लेकिन मान के चलो मैं एक मैरिड बंदा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपने घर के बच्चों की देख रेख करनी है, मेरी वाइफ है, मैं कैसे रेगुलर कर पाऊँगा, मुझे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है। तो क्या होता है, हम किसी एक शेड्यूल के अंदर ओपन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं और ये बेटर वे भी होता है। अगर आपके पास राइट टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ के वे को फॉलो कर सकते हो, जिनमें सबसे शुमार जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे तो आपको पता होगा, ऐसा तो नहीं कि इग्नू की फुल फॉर्म आपको नहीं पता हो, लेकिन कुछ महान वो अब भी होंगे यहाँ पर जिनको नहीं पता होगा। पता है मतलब आप खुद हो तो खुद आप जानते हैं कि पता है नहीं पता आपको। खैर ये बकचोदी थोड़ी सी स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट पे आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ानी है। अभी तो मैंने एडमिशन के रिगार्डिंग ही आपको चीज़ें बताई है। दूसरी चीज़ एडमिशन की बात आती है। एडमिशन कैसे लेना आपको, ये तो खैर गाँव का बच्चा जानता है कि इग्नू एडमिशन आपको डायरेक्टली क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है, इग्नू एडमिशन करना है ना। या फिर आप किसी CSC सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करा देना है। फॉर्म फिलअप कराने के बाद में इसकी जो फ़ी होती है वो होती है भैया 200 रुपये वो लेगा, और कंप्लीट ईयर की फ़ीस होती है 4400। इतनी फ़ीस यहाँ पे आपकी पे होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कंप्लीट फर्स्ट ईयर के लिए। ये तो पता है ना 3 ईयर का कोर्स होता है, कितने का होता है, 3 ईयर्स का, ठीक है, 3 ईयर्स का। वैसे ये 3 से 6 साल तक चलता है। मान के चलो रिपेयर आ गई, मैंने मान के चलो फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम थर्ड सेम मैंने एब्सेंट कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या होगा कि 6 साल तक, अगले 6 महीने तक आप क्या करा सकते हैं, तो दोबारा री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, री एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 6 साल तक आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट BSc कोर्स, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर इग्नू एडमिशन के बाद आपको क्या करना, आपको कंट्रोल नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, कंट्रोल नंबर। बेसिकली कंट्रोल नंबर होता है नॉट इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर अगली स्टेज होती है। कंट्रोल नंबर बेसिकली एक अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं 10th 12th जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पर फॉर्म के अंदर होती है, उन सभी सर्टिफिकेट का यहाँ पे सत्यापन करना या फिर वेरिफिकेशन करना इग्नू का काम किया जाता है, और इसमें टाइम लग सकता है। अब हो सकता है कि वो आपका 15 मिनट में वेरिफिकेशन हो जाए, या फिर वो आपका वो 15 डेज में हो जाए। मैक्सिमम 15 डेज आपके लग सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल इशू चल रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं जो ऑफिसर्स होते हैं इसके, तो अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं तो आपका 15 डेज हो सकता है। वैसे तो आपका 1 या 2 दिन में ये नॉर्मली हो जाता है। होने के बाद में क्या होता है, आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर मिलते ही आपका जो एडमिशन है वो क्या हो चुका है, कन्फर्म हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, कन्फर्म। मतलब आप अब इस इग्नू के पूरी तरीके से स्टूडेंट हो चुके हैं, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद में हो चुके हैं ना। उसके बाद सब कुछ रिपोर्ट सौंपी जाती है। यहाँ पे जो इग्नू का पोर्टल होता है वो सभी रिपोर्ट कहाँ पे आपको पहुँचाता है, आप जब एडमिशन टाइम पे क्या होता है, एडमिशन टाइम पर आपको यहाँ पर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। एक स्टडी सेंटर होता है और दूसरा होता है रीजनल सेंटर, ठीक है। अब जो स्टडी सेंटर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब इनका हेडक्वार्टर क्या होता है, रीजनल सेंटर होता है। मान के चलो दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर है आप, तो मैदानगढ़ी या फिर जो उसके आसपास हैं, मान के लो आपका करनाल है, करनाल आपका रीजनल सेंटर हो सकता है। क्या हो सकता है, और है भी रियली में। करनाल आपका क्या है, एक रीजनल सेंटर है। करनाल आपका रीजनल सेंटर है तो वहाँ पर आपके
उस एरिया के अंदर जहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, पानीपत और आसपास के जो भी इलाके होंगे जहाँ पर स्टडी सेंटर बने होंगे, ये सभी इन स्टडी सेंटर इस रीजनल सेंटर के अंडर में आते हैं। मतलब इनका ये क्या होता है, एक तरीके से बाप होता है। मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपने एडमिशन किया यहाँ पर, एडमिशन करने के बाद में रीजनल सेंटर को आपकी क्या दी जाती हैं, रिपोर्ट्स दी जाती है। रिपोर्ट्स देने के बाद में स्टडी सेंटर को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये नाम का बंदा, ये आपका स्टूडेंट है और आपको इसकी डिटेल ये मिल चुकी है। स्टडी सेंटर आपसे कॉन्टेक्ट करता है, किसके माध्यम से, इंडक्शन मीटिंग से। किससे माध्यम से करता है, इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से आपको मैसेज करता है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा, या फिर आपको ईमेल आईडी भी आपकी चालू रखनी। कई बार ऐसा होता है कि CSC पर आप जाते हैं, ईमेल आईडी कोई और डाल देते हैं आप, तो वहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन लैग हो जाती है। इसीलिए आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मैसेज और ईमेल आईडी बिल्कुल पूरी तरीके से सही रखनी है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो लोग इस चीज़ को लैग कर देते हैं वो शायद कॉन्टेक्ट लेस हो जाते हैं स्टडी सेंटर से। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इंडक्शन मीटिंग में क्या करना, आपको मैसेज और ईमेल आईडी बिल्कुल पूरी तरीके से आपको वेरिफिकेशन के बाद सही डालनी है, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, इंडक्शन मीटिंग में जो सब मैं यहाँ पर रामायण सुना रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपके लिए सुना रहा हूँ, वो सभी चीज़ें आपको कहाँ पर बताई जाती हैं, इंडक्शन मीटिंग के अंदर। अब वहाँ पर वो आपको समझ में भी आ सकती हैं और नहीं भी समझ में आ सकती हैं। कई बार क्या होता है, वहाँ पर जो उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, हेल्ड करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो जो टीचर्स होते हैं शायद इंग्लिश में बोलने लग जाए, कुछ शोर शराबा होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर इस इंडक्शन मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जाहिर सी बात, आप पीछे पीछे बैठे हो, कोई आपको समझ में आए, कोई समझ में नहीं आए, तो इसीलिए वो सभी चीज़ें बताएंगे, मेरे से भी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें बता देते हैं। कई बार तो क्या होता है, 3-3 घंटे की इंडक्शन मीटिंग मैंने खुद अटेंड किए, मैं स्टूडेंट नहीं रहा लेकिन मेरे को पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंप्लीटली मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने आपके लिए ये एक वीडियो क्लिप डाली है। वैसे आपको लेंथी लग रही होगी कि लेंथी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैशन रख के इस चीज़ को समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद इंडक्शन मीटिंग के बाद क्या होता है, असाइनमेंट होता है। क्या होता है, असाइनमेंट में जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, अब सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है, ये कोई आर्ट्स स्ट्रीम के तो सब्जेक्ट होंगे नहीं। कौन सी स्ट्रीम के होंगे, साइंस स्ट्रीम के होंगे। बैचलर इन साइंस के तो होता है ना। तो BSc जी कोर्स है तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो देखिए, ये आपका पहला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला देख रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन है। और सबसे जो बेटर कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए मैं बताऊंगा, ये होता है, अगर आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, बॉटनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका CBZ केमिस्ट्री, B4 बॉटनी है, नॉट बायोलॉजी। वैसे मेरे को पता है कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी और बायोलॉजी बॉटनी होती है नहीं होती है, हाँ, या फिर बॉटनी बायोलॉजी होती है। लेकिन यहाँ पे B4 बॉटनी है, Z4 जूलॉजी है, P4 फिजिक्स है, G4 जियोलॉजी है, जियोलॉजी, M4 मैथमेटिक्स है, P4 फिजिक्स है, और जो G' से मैंने लिखा ये कि आपका जियोग्राफी है। तो ये 9 आपके पास क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप 100% बिना सोचे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का आप क्या लें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लें, या आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा, इनमें से कोई ना कोई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। ये 9 कॉम्बिनेशन है जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बाद में इनके असाइनमेंट होते हैं। अब असाइनमेंट आपने बनाए नहीं है, असाइनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो आपका ये अपडेट होता है, एक इग्नू हेल्प नाम के एक पोर्टल है, इग्नू हेल्प के नाम से पोर्टल, इग्नू हेल्प के नाम से एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे जाने पर क्या होता है, हमें असाइनमेंट मिल जाते हैं जिस ईयर का आप यहाँ पे असाइनमेंट लेना चाह रहे हैं। जनरली इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, मान के चलो आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2022 में, तो आपको यहाँ पर जो भी असाइनमेंट मिलेंगे यहाँ पर, वो आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं, वो आपको सिलेक्ट करने ईयर 2022 वाले ही, ठीक है, 2022 वाले करने हैं, बिल्कुल।
ये आपको असाइनमेंट करंट ईयर के यहाँ पर क्या अपडेट होते रहते हैं इग्नू हेल्प के नाम से पोर्टल पर, वहाँ पे आप सर्च कर लोगे तो आपको जिस सब्जेक्ट के आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप असाइनमेंट ले सकते हैं। और मैं अगर CBZ की बात करूँ, CBZ है ना, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, और वो कोर्स होते हैं 131 से लेकर 138 तक। जैसे मैं केमिस्ट्री में, मेरे को पता है केमिस्ट्री में कितना होता है, 131 से 138 होता है। मतलब ये सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है। पहला और दूसरा सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेम होते हैं। कितने सेम होते हैं, 2 सेम। एक सेम में आपके 4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, मतलब 4 इधर 4 उधर, 4 आपके ये। वैसे 2 ही होते हैं, 131 और 132। जैसे BCHCT 131 हो गया, दूसरा BCHCL ये 132 हो गया। तो 131 और 132 में क्या डिफरेंस है, जो आप यहाँ पे T देख रहे हो ना, ये T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये, थ्योरेटिकल। और ये कैसा है, लेबोरेटरी वाला, लैब वाला ये क्या सब्जेक्ट, तो ये लेबोरेटरी का सब्जेक्ट है और ये किसका है, थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो एक ही बात हुई ना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की बात आती है। प्रैक्टिकल्स आपके स्टडी सेंटर में कंडक्ट होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में बना रहना इसी पर्पज से होता है। एक तो असाइनमेंट और दूसरा कौन सा होता है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट रहते हैं या फिर किसी चीज़ से आप किसी भी रीजन से उस लेबोरेटरी के काम को आप यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे और आपका रिजल्ट स्टॉप कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक घड़ी असाइनमेंट में आप अपियर नहीं होते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। और ड्यू टू कोविड-19 जो कुछ भी अभी तक हुआ था वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से कोविड भी पूरी तरीके से कंट्रोल में हो चुका है। यहाँ से प्रैक्टिकल आपके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलेंगे। मानते हो इस बात को? तो स्टडी सेंटर के कॉन्टेक्ट में रहना ज़रूरी होगा आपको। किसके लिए? प्रैक्टिकल्स के लिए। प्रैक्टिकल कौन लेंगे? वही जो वहाँ पे होते हैं। कौन कंडक्ट कराएंगे इनको? भाई जो स्टडी सेंटर को होता है। अब इसमें 2 राहें हैं आपकी, या तो आपको लक्ष्मी चाहिए। क्या चाहिए? लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी का मतलब समझ गए होंगे आप। या तो आपको लक्ष्मी किसी के चरणों में देनी पड़ेगी, या फिर आपको जेन्युइन तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पर लेने पड़ेंगे। वैसे इतने कातिल आदमी भी नहीं होते कि प्रैक्टिकल आपके इतने बुरी तरीके से रिजल्ट दे देंगे। वो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल्स आपको कंडक्ट करवाने का जो टीचर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से क्लियर हो। उनको क्या दुश्मनी विचारों की, समझ में आ रही है ना? उसके बाद फाइनली हमारा डिसाइड होता है एग्ज़ाम्स का। किसका होता है? एग्ज़ाम्स का। तो एग्ज़ाम्स से पहले आपको क्या फॉर्म फिल करना पड़ता है? एग्ज़ाम फ़ी। क्या फ़ी सबमिट करनी पड़ती है? एग्ज़ाम फ़ी। और वो एक सब्जेक्ट होता है, उसकी फ़ी होती है 150 से लेकर 200 रुपीज़ तक हो सकती है, वेरी करती है कोर्स टू कोर्स। ओके, तो यहाँ पर एग्ज़ाम फीस से पहले आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फी सबमिट करनी पड़ेगी। प्लस कि आपको क्या करना पड़ेगा? चूज़ करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आपको अलाउड कर दिए जाएंगे। 3 आपके पास प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके बाद उसमें से एक आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पूरा ईयर ख़त्म हो गया ना। यहाँ से एडमिशन लिया आपने, इनरोलमेंट नंबर मिला आपको, इंडक्शन अटेंड किया आपने, असाइनमेंट बनाए आपने, वहाँ पे सबमिट किए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल क्लास में आपको रहना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर वो करा के देख सकते हैं, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी रहेंगी, लेकिन आपकी प्रेजेंस इन स्टडी सेंटर मैंडेटरी है प्रैक्टिकल्स में। इस चीज़ को आप थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से रखें, इस वाले पॉइंट को, प्रैक्टिकल्स वाले को। उसके बाद लास्टली आपको फाइनल एग्ज़ाम है, वो तो दुनिया जानती है कि एग्ज़ाम के बिना तो पास ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का लेकिन उनका क्या था, एक फॉर्मेट था। एक मैंने आपके लिए थोड़ा सा गाइड किया किस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी हैं। और स्टडी मटेरियल की बात करूँ
ये जो 4400 रुपये काटे हैं ना आपने, इसमें आप 50% लेस भी पा सकते हैं, 15 नॉट 50%। कितना परसेंट? 50%, 15% डिस्काउंट मिल सकता है आपको अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हो तो। ऑफलाइन में क्या होगा, आपके घर बुक आएंगी, बुक आपको बाय पोस्ट रिसीव होंगी, उनको पढ़ना पड़ेगा, तो जो बुक का चार्जेस होता है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अगर आप बुक को स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा इन कॉस्ट ऑफ 4400। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपके लिए कोई क्वारी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आपके लिए बेटर कार्य करेगी। तो थैंक यू गाइस, वील मीट नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय।